बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कौम की साइड में खुश आमदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम वली खान। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक शुरू होने के बाद एक मरतबा फिर ये बहस अरूज पर है कि कितना लॉकडाउन होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। बल्कि हम ज़्यादा प्रैक्टिकल बात करें तो आप शहर की दुकानों में देख सकते हैं कि इनमें कितनी दुकानें खुली हुई हैं, कितनी बंद हैं। यानी सवाल ये है कि इस वक्त प्रैक्टिकली कितना लॉकडाउन है, कितना नहीं है। हुकूमत किन सेक्टर्स को इजाज़त दे रही है, सनत में, एक्सपोर्ट में, किन को नहीं दे रही। इस वक्त जो मारूफ ताजर रहनुमा है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मशकूर नईम मीर साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के, अपने धड़े के अजमल बलोच साहब के ग्रुप के। मैं बहुत मशकूर हूँ आप हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जहाँ मैं नईम मीर साहब की बात कर रहा हूँ और इनका मौक़िफ़ आपके सामने इससे पहले भी प्रोग्राम्स में आ चुका, ये लाहौर हाई कोर्ट भी जा चुके कि ताजरों को रिलीफ दिया जाए, एक रिलीफ पैकेज दिया जाए। इसके साथ साथ लॉकडाउन में नरमी के लिए दुकानें खुलने के हवाले से इनका मौक़िफ़ भी आपके सामने आ चुका। लेकिन इसके साथ साथ बात सिर्फ ये नहीं है कि तमाम ताजर जो है वो ये चाहते हैं कि दुकानें खोल दी जाएं। तमाम ताजर ये नहीं चाहते कि इस वक्त लॉकडाउन ख़त्म कर दिया जाए। इस वक्त ऐसे ताजर भी मौजूद है, ऐसी तंजीम भी मौजूद है। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान अशरफ भट्टी ग्रुप साहब के, अशरफ भट्टी साहब के ग्रुप के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सिरकी साहब, महबूब अली सिरकी साहब हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में मौजूद है। महबूब अली सिरकी साहब कतई तौर पर नहीं चाहते कि इस वक्त कोई रिस्क लिया जाए। वो इस नुक्ता नजर के खिलाफ हैं कि इस वक्त दुकानें खोलकर कारोबार किया जाए। वो कहते हैं कि जिंदगी बड़ी कीमती है, अगर जिंदगी रहेगी तो फिर कारोबार भी हो जाएगा। मैं मशकूर हूँ सिरकी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है इस नुक्ता नज़र के साथ, और इसके साथ बहुत ही मशकूर हूँ अशरफ मेहताब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अशरफ मेहताब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। जब हम बात करते हैं लाहौर रंग की, नई बात की और नेओ टीवी की, इसके साथ साथ लाहौर की जो इकनॉमिक रिपोर्टर एसोसिएशन है उसके आप प्रेसिडेंट भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब, आपने भी हमें यहाँ पर ज्वाइन किया। मैं प्रोग्राम का आगाज़ ज़रा नईम साहब से करना चाह रहा हूँ। नईम साहब, बार बार आपने मुतालबा कर लिया, बार बार आपने कह दिया, जोर दे दिया, आप हाई कोर्ट भी होकर आ गए, आप गवर्नर साहब के पास भी चले गए, आप वजीर आला से मिलने के लिए भी सारी जगहों पे आप चले गए, हर दरवाजा खटखटा लिया। क्या सूरत हाल है इस वक्त आपके जो मुतालबात है उनकी मंजूरी की? देखें नजम अली खान साहब, पहली बात तो ये हमें समझनी है कि ये हमारा हुकूमत के साथ दुकानें खुलवाने या बंद करवाने के हवाले से कोई मुकाबला नहीं है, ये ऐसा इशू ही नहीं है। फिर क्या है? असल मसला ये है कि ये लॉकडाउन जो है इसके हवाले से जो हिकमत अमली इख्तियार की गई है वही सारी गलत है। पहली बात तो ये है कि अगर लॉकडाउन किया जाना था और इसी तरह कोरोना ने फैलना था, जो बताया जा रहा है कि कोरोना फैल जाता है, सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए और आपस में बामी मेल जोल नहीं होना चाहिए, तो बड़ा सख्त किस्म का लॉकडाउन पहले 15 दिन 20 दिन कर लिया जाता। ताजर बरादरी के अंदर भी इतनी सख्त थी कि उन 15-20 दिनों में अपना गुजारा करती और हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन होता और उसके नतीजे में कोरोना से हम निजात हासिल कर लेते। लेकिन अमलन ऐसा नहीं हुआ। लॉकडाउन क्या हुआ? ढीला ढाला सा लॉकडाउन है भी, लॉकडाउन नहीं भी, एक जुज़वी किस्म का लॉकडाउन है। और फिर इसमें अब सूरत हाल ये बन गई है कि दुकानों पर कारोबार हो रहा है। पहले दुकानें खोल के कारोबार होता था, शटर खोल के, अब दुकानों के शटर नीचे करके कारोबार हो रहा है। कारोबार हो रहा है 60 से 70% कारोबार इस वक्त पूरे मुल्क में हो रहा है। मैं सिर्फ लाहौर शहर की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ। लाहौर में भी हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है। आप इवन टिकटॉक की वीडियोस देखिए, आपको नजर आ जाएगा कि कारोबार हो रहा है। अंदर और पहले ये था कि हम पुलिस को भत्ता दिए बगैर कारोबार करते थे, आज पुलिस को भत्ता दे के कारोबार कर रहे हैं, भत्ता दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, एक कारोबार हो रहा है। अब सूरत हाल ये है कि ये एक बड़ी ना एक अजीब सी कंफ्यूज पोजीशन है। अब इस पोजीशन को सिचुएशन को किसने पैदा किया, इस पोजीशन पे कौन लेके आया? हुकूमत लेके आई है, सारी जिम्मेदार वो है। ना इन्होंने हमें समझाया कि लॉकडाउन करना कैसे है, ना इन्होंने हमें लॉकडाउन करने से पहले एतमाद में लिया, फिर दौरान लॉकडाउन। नजर में इस वक्त लॉकडाउन है नहीं है? जी, मेरी नजर में इस वक्त जो है वो लॉकडाउन उन ताजरों के लिए जरूर है जो जिन ताजरों ने रजाकाराना तौर पर आज खुद ये फैसला कर लिया है कि हमने दुकानें नहीं खोलनी, उनकी आमदन इतनी है, उनके पास वसाइल इतने हैं कि उनका कारोबार बंद रहे तो उनका गुजारा होगा। तो हमें कोई इतराज नहीं है, अच्छी बात है। अगर वो ये समझते हैं कि उनके पास इतने वसाइल हैं कि दुकानें बंद करके उनका गुजारा हो सकता है तो ठीक है, वो दुकानें बंद कर ले, क्योंकि ये कोई लड़ाई नहीं है ना, ये कोई टैक्स मैटर नहीं है कि मैंने दुकानें, मेरे कहने पे दुकानें बंद होनी है, उसके कहने पे दुकानें खुलनी है। ये अभी इस वक्त ये प्रॉब्लम नहीं है, ये दूसरी किस्म की है क्या इस वक्त? यानी कि इसको क्लियर करने से पहले कि मैं सिरकी साहब की तरफ जाऊं, पहले ये बता दें प्रॉब्लम
प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है हुकूमत कंफ्यूज है, अच्छा। प्रॉब्लम है कि हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है, प्रॉब्लम है कि अपना जिन छोटे दुकानदारों को, छोटे ताजरों को जो मुतासरा फरीक हैं लॉकडाउन के नतीजे में, उनको कोई माली इमदाद नहीं मिली पूरे मुल्क के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत ने कोई पैकेज नहीं दिया, प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत की कोई सिमत नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत जो है उसका किबला दुरुस्त नहीं है। यानी कि सारी प्रॉब्लम्स हुकूमत के साथ, सारी सारे प्रॉब्लम मसाइल जो हैं हुकूमत के साथ हैं, उसके साथ अभी आपने भत्ते का जिक्र किया, क्या रेट क्या चल रहा है दुकान खोलने का? देखिए ऐसे होता है, जो मेरे नॉलेज में आया कि अगर फौरी तौर पर कोई दुकानदार जो है वो बेचारा अपना शटर खोलता है और पकड़ा जाता है पुलिस से, तो 500 रुपया फी दुकान लिया जाता है। 500 लेकिन अगर वहां पर जो है वो 2 4 5 बंदे इकट्ठे हो जाए ना, तो फिर पुलिस को थोड़ी सी हबड़ दबड़ पड़ती है और फिर पुलिस कहती है नहीं तुम्हें हम थाने लेके जाएंगे, उसे गाड़ी में बिठाते हैं और अगले चौक पर 1000 रुपये लेके छोड़ देते हैं। तो ये पुलिस 500 से 1000 रुपए तक दुकान टू दुकान आप समझ लें कि शॉप टू शॉप। अच्छा, बात लोग कहते हैं कि 5000 रुपया भी नहीं, 5000 तो कोई बड़ी दुकान है ना, जो अच्छा, बड़ा बिजनेस कर रहा होगा तो उसको उसका भत्ता का रेट बढ़ जाएगा। बड़ी दुकान का 5000 रुपया है, उससे नीचे छोटी छोटी दुकानों पर जी कम से कम मिनिमम 500 रुपया रेट। 500 रुपया मुट्ठी भी दे दें, दे देते हैं आप, और दुकान दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इमरान खान साहब ने तो पहले ही कहा था ना कि ये सारे चोर हैं, और मौलाना तारिक जमील तो वैसे ही कह चुके हैं कि ये चोरों की मीडिया के हवाले से बात नहीं, पूरे मुल्क को चोर का है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे चोर बन गए हैं। इसका मतलब है कि हमें बना दिया चोर। आपके ताजर जो हैं इस वक्त रिश्वत दे रहे हैं जी, अपना हम मजबूर हैं और अपने रमजान में भी रिश्वत का बाजार गर्म है, करप्शन का बाजार है, आप लोग रिश्वत दे रहे हैं जी, मजबूर है जी, क्या करें। देखें पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी कहता है कि ताजर इस वक्त रिश्वत देखें, अपनी जान बचाने के लिए आपको हराम भी हलाल हो जाता है ना। अच्छा। तो इस वक्त फाका कशी से बचने के लिए वो हराम रास्ता भी हमें इख्तियार करने पर इस हुकूमत ने मजबूर कर दिया। जो हुकूमत पे आ गया, इस वक्त कारोबार हो रहा है जी 60 से 70%, और नहीं मिल सबका कहना है कि ताजर में इस वक्त सकत नहीं रही, पहले सकत थी। अगर हुकूमत पहले लॉकडाउन कर लेती 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना, तो शायद सख्त किस्म का लॉकडाउन होता, रुक जाता। आपका मौक़िफ़ ये है कि अभी भी लॉकडाउन होना चाहिए, सख्त होना चाहिए। सकी साहब, आप नई मिल सबसे इत्तेफाक नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब नजम वली साहब, आपका शुक्रिया। सिलसिला ये है कि कुछ बातें तो नईम साहब ने बड़ी अच्छी कही हैं, मैं इनके उस मौक़िफ़ से भी इत्तफाक करता हूँ। हुकूमत कंफ्यूज है, ठीक हो गया। कंफ्यूज यहाँ तक है कि देखें, लॉकडाउन तो इस तरह का होना चाहिए कि पूरे पाकिस्तान के जो एक यूनानिमस तरीके से एक फ़ैसला हो कि पूरे पाकिस्तान में ये जो लॉकडाउन है इस टाइम से इस टाइम तक होना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मसलन 15 दिन 20 दिन महीना हफ्ता 2 हफ्ता एक उसका शेड्यूल देना चाहिए था। लेकिन एक तरफ एक सुबह कहता है जी मैंने 6 दिन के लिए किया है, दूसरा सुबह कहता है मैंने 10 दिन के लिए किया है, और एक सुबह ऐसा है जो कहता है जी मैंने ये रिलीफ दे दिया है। और ये इंडस्ट्री जो इमरान खान प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली है उससे रिलेटेड तमाम जो चैन सप्लाई की चीज़ें थी, सुबह सरहद KPK वालों ने उसको ऑन कर दिया। इससे 15 दिन वहाँ सैनिटरी की दुकानें भी खुली हैं, मार्बल भी खुलिया है, हार्डवेयर भी खुलिया, और उन्होंने कहा जिसको कोई रोक टोक नहीं है आप करें। अब सुबह पंजाब है, हम मानते हैं कि 18वीं तरमीम के हिसाब से ये सूबों के इख्तियार चला गया है, लेकिन क्या ये सूबा जो है ये 3 सूबों से आबादी के हिसाब से बड़ा है? अगर लॉकडाउन करना है तो फिर उसके साथ यूनानिमस तरीके से करते, उसी के साथ एक, मेरा मतलब है एक बोर्ड बैठता, वो पूरे पाकिस्तान के एक ही तरीके से लॉकडाउन करता। ये नहीं है कि सिंध लहदा करता, पंजाब लहदा करता, और वो इंडस्ट्री जो है एक सूबे में बिल्कुल चल रही है और एक सूबे में उसको बंद कर दिया गया। आपका मुतालबा मुझे देखिए, जब मेरी आपसे पहले प्रोग्राम से पहले बड़ी दफा आपसे मेरी बात हुई, मुझे अब समझ नहीं आ रही आप क्या चाह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री को खोल दिया जाए, या आप ये चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की इंडस्ट्री को भी बंद? हम चाहते हैं जी पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन 15 दिन का कर लें, महीने का कर लें, इतना सख्त कर लें उसको पूरे पाकिस्तान की सतह पे 1 महीने का कर लें जी। और पहली बात ये, पहला तो रमजानुल मुबारक में इन्होंने जो ये 5-6 तारीख तक उन्होंने जो किया है, इसको इनको बढ़ा के इसको पूरे रमजान तक करना चाहिए था, ताकि इतना देखें आजकल तो वैसे ही 11 बजे मार्केट
रूटीन से पहले खुलती थी और असर से पहले बंद हो जाती थी 4-5 बजे। अगर इसको एक दफा सख्त कर लेते, आप बाहर जा, लॉकडाउन सख्त होना चाहिए जी, बात सख्त होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। देखे मेरी बात सुनने, आजकल कह रहे हैं ताजर मार गया, ताजर सर ताजर, देखे मेरी बात सुनने सर, ये जो बात कर रहे हैं ना सर के इंतजामिया दुकानदारों से पैसे, ये बिल्कुल सच बात है। अच्छा, ये 4-10 दिन पहले जो वजीर कानून के सामने भी हमारे ताजरों ने उनको कहा था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है इसको आप ऑनलाइन अपने घरों में मंगवा सकते हैं, और स्पेयर पार्ट की दुकानें हैं वो उस पे ऑनलाइन, वो उन दोनों मार्केटों, वो कहते जी नहीं, जो नीचे अमला जो है ना सिपाही वगैरह, बात सुनने हाई लेवल पे जो एसपी डीएसपी, ये लेवल का काम नहीं है इनका, ये 500,000 लेना। ये जो अमला मोटरसाइकिल पे घूमता है ना, वो देखते हैं शटर पे बाइक लोडिंग हो रही है, उसको पकड़ के पैसे लेते हैं जी, थाने की गाड़ी पे जी सर, मार्केटों को देखते जी, हैं, पैसे ले रहे हैं, पैसे इनके पास 500,000 सर 500। पहली बात ये कि ये छोटा दुकानदार है हमारे फिरोजपुर, जिसके एक मार्केट की मैं नुमाइंदगी भी करता हूँ, वो वहाँ बड़े दुकानदार हैं। हमने अभी तक नहीं सुना, क्योंकि दुकानदार अपनी इज्जत की वजह से अगर किसी को पैसे देता है वो बताता नहीं है। अच्छा, आपने सुना नहीं? हमने सुना नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल वसूख से कही जाती है और कही जा रही है कि सख्त लॉकडाउन इस तरह होना चाहिए। सर बात सुनने के, देखिए बात सुने, अभी डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी है, वो कहते हैं जी कि अगले महीने अगर ये 2 लाख तक इसकी तादाद चली गई जी, तो ये हॉस्पिटल में हम लोग किस जगह इनका इलाज करेंगे? हमारे पाकिस्तान में तो इसकी गुंजाइश नहीं है कि इस हॉस्पिटल में इतने पेशेंट आ जाएं। और वो मेरा मतलब है कि पाकिस्तान जी अशरफ भट्टी ग्रुप का ये मुतालबा जी है कि इसको लॉकडाउन सख्त होना चाहिए। अशरफ भट्टी साहब को भी मुतालबा है, ये जी पूरे पाकिस्तान की तंजीम का फैसला है कि लॉकडाउन जो है ना सख्त होना चाहिए। कई दफा बात हुई जी सर, नारकली खोलने को, नहीं सर, नहीं, वो उनके लोग उनको तंग करते हैं, जैसे हमें फिरोजपुर में लोग तंग करते हैं। हम कहते हैं जी ये अपनी मौत और अपनी औलाद को देखें। बात सुन रहे हैं, अगर आप जिंदा रहेंगे तो कारोबार करेंगे ना जी। ये पता नहीं इनको कोई ना डॉक्टर की सुनते हैं। कल मैं 1-2 टीवी प्रोग्राम में देख रहा था, डॉक्टरों ने बहुत इनको समझाने की कोशिश की, बिल्कुल इनको समझ नहीं आती, और फिर जाके 50,000 रुपया जुर्माना भी होता है इनको। मैं आऊंगा, लेकिन अशरफ मेहताब साहब से जरा मैं कर लूं थोड़ा सा। अशरफ, ये बाकी दुरुस्त है कि इस वक्त 60-70% कारोबार चल रहा है, ये दुरुस्त है कि पुलिस जाती है वहां पर भत्ता लेती है, भत्ते का क्या रेट चल रहा है यहाँ पर, कितने पैसे देकर दुकान खुल सकती है? आपने अभी रेट तो मीर साहब ने बता दिए, क्योंकि वो ताजों से रिलेटेड है, 500 रुपया वो रिलेटेड है ना, लोग उनको फोन करके बताते होंगे ना कि भाई हमने इतने पैसे दिए, इतने दिए, इस तरह से हमने किया। मकसद ये है कि लॉकडाउन है किसी हद तक सिर्फ उस बंदे के लिए जो बेचारा बेबस है, बेकसूर और बेबस है, जिसके पास साइकिल नहीं है, जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं है, जिसके पास गाड़ी नहीं है। वो बेचारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट चूंकि बंद है तो वो कहीं नहीं जा सकता। वो 25-30% आबादी ऐसी है जो 200, 400, 500 कमाते थे, उनके लिए तो अभी भी लॉकडाउन बिल्कुल सख्त है, और वो घर से नहीं निकल सकता क्योंकि उसके पास निकलने के लिए वसाइल नहीं है, निकलने के लिए कन्वीनियंस नहीं है। जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास साइकिल है, जिसके पास मोटरसाइकिल है, उसके लिए कोई लॉकडाउन नहीं, कोई बाइक का लाल उसको नहीं रोक रहा। आप सड़क पे चले जाए, किसी सड़क पे जाके मुझे बता दें, पहले तो होता था कि 5-6 बजे के बाद लगता था बाहर के लॉकडाउन है, ट्रैफिक नहीं होती थी। अब मुझे रात 9 बजे जाके दिखा दे, हर सड़क के ऊपर आपको रश नजर आएगा, तो फिर लॉकडाउन तो है नहीं ना। दुकानें बंद करने से लॉकडाउन अगर हो जाता, अगर आप कहते भी दुकानें बंद करने से लॉकडाउन है और सख्ती होनी चाहिए, मसाजिद बंद करने से लॉकडाउन आपका कामयाब है, तो फिर ये बताया ना कि ये मंडियां जो खुली हुई हैं उसके अंदर तो लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए, कोई चीजों की बलियां से आ रहा है, कोई सियालकोट से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, तो क्या वो कोरोना कैरी नहीं कर रहा? तो मंडियों के अंदर तो किसी किस्म ना सैनिटाइजर है, ना वो कोई गेट बना हुआ है, ना कोई ऐसी बात है। इस वक्त कितने परसेंट लॉकडाउन चल रहा है? मैंने आपको बताया कि 20 से 25% वो लोग जो बेकसूर और बेबस है, यानी कि 75% इस वक्त बिजनेस खुल चुका है, कारोबार 75% बिजनेस भी खुल चुका है, नौकरियों पे लोग जा रहे हैं, कारोबार भी कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। लेकिन जो असल जो हकदार था, जो गरीब है, जिसकी बात की जाती है, जिसको रोटी की जरूरत है, जिसके बच्चों को रोटी की जरूरत है, उसका कोई वसाइल और नहीं है, कोई जरिया और नहीं है आमदन का, उसके लिए लॉकडाउन है, वो कर रहा है। उसके लिए वो खौफनाक उसकी सूरत जरा घरों में जाके देखें, आप उन खवातीन को देखें जब वो खुदा ना करे किससे मांगती है तो उनकी आंखों में आंसू देखें किस तरह के, वो गवाही देंगे। वो मजबूरियां अपनी जगह पर, आपके नजदीक 75% कारोबार खुल चुका सादी सीयत मालदार और तगड़ा बंदा जो है, जो चाहता है वो किसी को कुछ नहीं समझता, उसके लिए लॉकडाउन है। कितने परसेंट इसको लॉकडाउन है, कितने परसेंट नहीं है? देखिए जी, लॉकडाउन तो एक, जैसे अगर आप ट्रैफिक को देखें तो लगता है लॉकडाउन है ही नहीं,
अच्छा, लॉक डाउन है नहीं कम है ट्रैफिक पहले से काफी कम। सर, सवाए स्कूल के बच्चे यूनिवर्सिटी ये बंद 10 हैं। दिन से पहले 10 दिन हाँ, की वाली आप पहले देखें, अब तो पुलिस ने जो आपके ख्याल में कितना है कारोबार पे, कितना है इस वक्त कारोबार कितना रन हो रहा है, आपके ख्याल में लॉकडाउन कितने परसेंट है इस वक्त? लॉकडाउन उस हिसाब से तो 25% है 25%। जी। और कारोबार जो खुला हुआ है, जो लोग अपना अंडर हैंड कारोबार करते हैं, वो 75% तकरीबन 75% से जी बस काम शुरू हो गया सर जी। तो कितने परसेंट है? मैं तो ब्रेक पर जाना चाह रहा हूं, सिर्फ इसको क्लियर करना चाह रहा हूं। मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था 65% तक मेरे जेहन में था, इन्होंने 75 कह दिया है, तो ठीक है, तो आप इत्तेफाक करते हैं, इत्तेफाक कर लेता हूँ, 65 से मैं अपने दोस्तों की बात मान लेता हूँ। आप अपनी दोस्तों की बात मान लेते हैं, लेकिन आप सारी बातें नहीं मान रहे। मैं इसको ब्रेक पर जा रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ। तो जो सूरत इस वक्त बनी हुई है, मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए। सिरकी साहब कहते हैं, चौधरी महबूब अली सिरकी साहब कहते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए और पूरे मुल्क में एक साथ होना चाहिए। इस पर मजीद बात करेंगे इस ब्रेक में। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त प्रोग्राम कर रहे हैं लॉकडाउन के हवाले से। रमजान मुबारक का आगाज हो चुका है। रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही हमारी कारोबारी सरगर्मियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारे बाजारों में रश हो जाता है, हमारे कपड़े की दुकानों पर रश हो जाता है, हमारी ज्वेलरी पे, हमारे हर उस चीज पर। अगर उससे पहले आप देखा जाए तो सब्जी की दुकानों पर, फलों की दुकानों पर, तमाम जगहों पर हमें कारोबार बढ़ता हुआ नजर आता है। उसके बाद जब ईद आती है तो उस पर भी कारोबार बहुत बढ़ता है। लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि आज जब मैं 3 रमजान मुबारक को ये प्रोग्राम कर रहा हूं तो बज़ाहिर लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, हुकूमत का हुक्म है। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर जब नईम मीर साहब भी यहाँ पर मौजूद है, महबूब अली सिरकी साहब भी मौजूद हैं, अशरफ मेहताब साहब भी मौजूद हैं, तमाम साहिबान कहते हैं कि इस वक्त 75% लॉकडाउन नहीं है। हर 4 में से 3 बंदे अपने कारोबार पर निकल चुके हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं। और सिरकी साहब की बात, अब मैंने प्रोग्राम लेके चलना है सिरकी साहब की बात के साथ। और नईम मीर साहब, आपने डॉक्टरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, आपने नहीं सुना कि यहाँ पर क्या हाल हो सकता है कोरोना का। आप जिस तरह दुकानें खोलने की बात करते हैं कि यहाँ पर पूरी तरह दुकानें खोल दी जाए, यहाँ पर इजाजत दे दी जाए, आपने दुकानदार ताजर मरवाने हैं। अभी वो बता रहे थे जिस तरह जनाजे आ रहे हैं, देखे आपने जनाजे। देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा टाइम लूंगा अगर मुझे मौका दें बात करने का। देखिए, अब ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO की जो रिपोर्ट है, उसमें ये भी कहा गया है कि ये सिलसिला जो है ये अगले 1.5 से 2 साल चलना है। यानी ये चल सकता है, ये ख़त्म नहीं होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि देखिए, हमने कोरोना के साथ अब जिंदा रहना है। अब हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और अपने कारोबार को और अपने पूरे मुआशी जो सिस्टम है, इसको अब कोरोना ही की मौजूदगी में और उसकी प्रेजेंस में हमने इसको चलाना है। अब हमने इसकी मनसूबाबंदी करनी है। अगर आप ये सोच लें कि आप डर डर के और खौफ में मुब्तला हो के आप लोगों को कहें कि जी आप लॉकडाउन हो जाएं, तो लॉकडाउन, याद रखें नजम वली खान साहब, लॉकडाउन जो है ये कोई सज़ा नहीं बल्कि एक हिकमत अमली है। और इस हिकमत अमली की कामयाबी तब मुमकिन है जब लोगों की आप बुनियादी ज़रूरतें पूरी करें। मुझे एक बताएं बात, मुझे एक छोटी सी बात समझाएं। आपने लॉकडाउन कर दिया, मुझे कहा जी आपका कारोबार बंद है, आप अपना घर में बैठ जाएं। क्या जो मैंने बैंक से कर्जा लिया हुआ था, मेरे कर्जे का लॉकडाउन हुआ? क्या वो कर्जे, क्या जो मैंने सूद अदा करना था उसका लॉकडाउन हुआ? क्या जो मेरे कंटेनर्स खड़े हैं पोर्ट पर और उन पोर्ट पर जो डैमेजेस दिए मुझे डले हैं, क्या उसका लॉकडाउन हुआ? क्या मैंने उनकी जो पेमेंट्स करनी है, मेरे पास पेमेंट नहीं है, बैंक ने मुझे वो पेमेंट्स अदा की? क्या गाड़ी का जो मैंने लोन लिया हुआ था उसकी किस्त, मकान की जो किस्त थी, क्या उसका लॉकडाउन हुआ? क्या मेरे कमर्शियल मीटर्स के जो बिल आ रहे हैं और मेरे मीटर उतर रहे हैं, क्या उसका लॉकडाउन हुआ? जब किसी चीज का कोई लॉकडाउन नहीं है, किराए पे तो रिलीफ मिल गया, किराए पे क्या रिलीफ मिला है? सरकार ने कहा कि 3 महीने बाद किराया दें। अब 3 महीने बाद मैं इकट्ठा किराया कहां से दूंगा दुकान का, मकान का? वो एक और अजाब है। देखिए, कहीं किसी जगह पर जब मुझे आपने रिलीफ नहीं दिया, रियासत ने रिलीफ नहीं दिया, तो मुझे एक बात समझाएं कि मैं लॉकडाउन कैसे हो सकता हूं? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि मेरा कारोबार तो बंद हुआ, मुझे मुलाजमीन की तनख्वाहें देने पर मुझे पाबंद किया गया कि मुलाजिम भी नहीं तुमने निकालने, कहा गया ना, इखलाकी तो कहा गया आपको निकालने भी नहीं चाहिए। अब मैंने मुलाजिम भी रखने हैं, उनको तनख्वाहें भी देनी है। मैं हूँ कोई भी 1 2 ABC किसी सब की बात कर रहे हैं ना इस वक्त। अब ये सारे काम, जो तमाम जिम्मेदारियां हैं, जो जिनका एक फाइनेंशियल इम्पैक्ट है जो मुझ पर आना है, वो तमाम जिम्मेदारियां मैंने अपनी अदा करनी है। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भी अदा करना है 35% शरह सूद पर। अब देखें, वो भी मैंने अपना टाइम पे अदा करना है। नहीं अदा करूंगा तो मुझे 35% के हिसाब से शरह
سود اور جرمانہ بھی پڑے گا. تو بات یہ ہے کہ آپ ریاست نے مجھے کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا. ریاست نے 1200 ارب روپے کا ریلیف پیکج دیا. عمران خان صاحب نے خود اس کا اعلان کیا پورے کا پورا. اب دیکھیں 1250 ارب روپے کا جو پیکج ہے نا وہ تو ایک دھوکہ اور جھانسا ہے, وہ تو ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے. 1250 ارب روپیہ, اس میں سے آپ مجھے بتائیں 200 ارب روپیہ تو انہوں نے دیا ہے ایکسپورٹرز کو, ان کا ریلیف, ان کا جو ریفنڈ جو ہونے تھے وہ ریلیز کر دی انہوں نے. اب مجھے ایک بات بتائیں, کیا یہ پرائرٹی تھی؟ نہیں, یہ غلط پرائرٹی ہے, کیونکہ بزنس آپ نے بند کرنا ہے, کاروبار آپ نے بند کرنا ہے, دنیا نے آپ سے مال لینا نہیں ہے, پوری دنیا بند ہو گئی ہے, کہاں آپ نے ایکسپورٹ کرنی ہے. اور بھائی وہی 200 ارب روپیہ آپ اپنے چھوٹے تاجر کو, چھوٹے اپنا کاروباری لوگوں کو دیتے, ان میں آپ اپنا ڈسپرس کرتے, انجیکٹ کرتے معیشت کے اندر. کرونا پھیل گیا بھائی تو کیا کریں گے؟ سوال تو بنیادی وہ ہے نا جی, کرونا مان لیا حکومت کام نہیں کر سکی, مان لیا دیکھیں اب نجم علی خان صاحب, کرونا کے ساتھ آپ نے زندہ رہنا ہے, پوری دنیا نے زندہ رہنا ہے. اب پوری دنیا نے اسی, دیکھیں آپ کا یو اے ای کھل گیا, سن لینا, یو اے ای کھل گیا آپ کا, اپنا وہاں پر اپنا یو کے کھل گیا. اب لیکن انہوں نے ٹائمنگ کر دی ہیں کہ اتنے بجے سے اتنے بجے تک ہم کھولیں گے. چیزیں کھلنا شروع ہو گئی ہیں پوری دنیا میں. سرکی صاحب کہتے ہیں کرونا تو جانا ہی نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہہ رہا, ہیلتھ آرگنائزیشن کہہ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے سرکی صاحب کی منطق کو آگے بڑھائیں تو پھر 1 سال تو کام بند ہونا چاہیے, لاک ڈاؤن کر دیں 1 سال کے لیے. یہی ہے سرکی صاحب کی منطق کو, 1 سال کے لیے پھر کاروبار بند کر دیتے ہیں, ختم بات. دیکھیں نجم صاحب, سلسلہ یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو ابھی جو موتیں اور جو نقصان ہو رہا ہے وہ اٹلی تقریباً دوسرے درجے کا ملک ہے. آج اس کے وزیر اعظم نے 2 مہینے کے بعد اپنے ملک میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم لوگ لاک ڈاؤن جو ہے اس میں کچھ تھوڑی بہت نرمی کرنے والے ہیں. اور وہ لاک ڈاؤن ہے جو 100% وہاں کرفیو تھا, اٹلی جیسے ملک کے, اس کے پرائم منسٹر نے کل اناؤنس کیا ہے. دیکھیں پوری اللہ تعالیٰ معاف کرے, یہ عذاب ہے پوری دنیا میں, یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ دنیا میں جو یہ کرونا ایک وبا ہے. خدا تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کو اور پوری دنیا کے, کیونکہ رحمت العالمین جو تھے وہ پوری دنیا کے لیے تھے, ان کے صدقے خدا تعالیٰ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں پیدا کرے, اس کو اس وبا سے ہماری جان چھڑائے. لیکن یہ ہمارا دینی بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تکلیف کوئی پریشانی آ جائے اس کو, دیکھیں میری بات سنیں, ہم نے ایک پیکج دیا ہے, دیکھیں ایک پیکج دیا ہے, اس میں نعیم میر صاحب پورے پاکستان کے تمام ٹریڈر لیڈر تھے, نعیم میر صاحب بھی تھے. ہم نے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنا کے چیف منسٹر صاحب کو بھیجی بھی ہے جس میں سب کے سگنیچر ہیں. اس میں ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جس کی 100 یونٹ تک کی بجلی کا بل ہے اس, اور آپ کے پاس یہ اربوں روپیہ احساس جو گورنمنٹ کا ایک اپنا پروجیکٹ ہے, ہاں جی, اس پہ آپ کے اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں. اور میر صاحب بھی صوبائی وزیر اسلم اقبال صاحب کے پاس بھی گئے تھے, راجہ بشارت صاحب سے بھی ہم لوگ ملے ہیں مشترکہ. ان کو ہم نے ایک گزارش بنا کے بھیجی ہے کہ آپ ایسے کیٹیگری کے لوگ جن کے 70 سے 80 یونٹ مہینے کا بل آتا ہے, آپ ان کو لاکھ روپیہ 50,000, اس میں کیٹیگری نہیں لکھی کہ آپ 1 لاکھ دیں 2 لاکھ دیں, لیکن ان کو آپ پیسے دیں, ان کی سپورٹ کریں. تو یہ, اور کل اور ایک بات, آج جو پورے پاکستان کی وہی جو ہے وہ حماد اظہر صاحب نے جو آج میٹنگ بلائی ہوئی ہے وہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ پہ ہی پورے پاکستان کے چھوٹے تاجروں کی سپورٹ کے لیے وہ جو فنڈ ہے آج وہ اعلان کریں گے. اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ پروردگار کی جو حکومت جو ہے بڑا سنجیدہ ہے. یہ لاک ڈاؤن میں جو نقصانات چھوٹے تاجروں کے ہے, اور خاص طور پہ اس انڈسٹری کا جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری میں تقریباً 44 آئٹمز آتی ہیں, ان کو ہر طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ, چیف منسٹر پنجاب ہو, چیف منسٹر سندھ ہو اور پرائم منسٹر پاکستان ہو, لگے ہوئے ہیں. جس میں ہماری تاجر برادری چاہے وہ کسی دڑے سے ہو, کسی گروپ سے ہو, وہ اپنے چھوٹے تاجروں کو سپورٹ کرنے کے لیے بھرپور ہم لوگ حکومت کے اس مسئلہ ہی ختم ہو گیا جی. تاجر برادری جو ہے, بڑے تاجر جو ہیں اپنی تاجر برادری کو سپورٹ کرنے کے لیے موجود ہے. یہاں پر راجہ بشارت صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی, وہاں پر اس کا اپنی جگہ پہ ایک پیکج آ گیا. حماد اظہر صاحب اپنی جگہ پر پیکج دے رہے ہیں, وفاقی حکومت کا پیکج اپنی جگہ پہ ہے. پھر مسئلہ کیا رہ گیا جی؟ نہیں سب پیچھے آپ کا. دیکھیں سرکی صاحب کا نقطہ نظر جو ہے وہ سارا ایزمپشنز پر ہے نا جی, کہ یہ ایسے ہو جائے گا. یہ ان کی مثبت سوچ ہے حکومت کے بارے میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے جو یہ ان کی مثبت سوچ ہے وہ واقعتاً مثبت ہی نکلے. آمین. لیکن ابھی تک تو حکومت کی طرف سے کوئی چیزیں فائنلائز نہیں ہوئی, ابھی باتیں ہیں, باتیں بہت ہوئی ہیں. اور جس طرح سرکی صاحب نے کہا ہے کہ جی باتیں ہم نے کی بھی ہیں, ہم نے مشترکہ چارٹر آف ڈیمانڈ بھی سائن کر کے دیا, درست بات کر رہے ہیں, چیزیں ان تک پہنچی ہیں.
صحیح. اب ان کو پریکٹیکل شکل کیا دینی ہے، وہ پریکٹیکل شکل جو ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں ہے. اور وہ جو حماد اظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے کوئی پیکیج اناؤنس کرنا ہے تو اچھی بات ہے وہ کریں، لیکن ہم میں سے کسی کو انہوں نے اعتماد میں نہیں لیا، ہم سے مشاورت نہیں کی. اب وہ کس طرح کا پیکیج بناتے ہیں، وہ پیکیج ہمارے لیے قابل قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا. سر سب سے پہلے ایک میٹنگ بھرپور ہوئی تھی وزیر قانون پنجاب کے ساتھ، وہاں بیٹھ کے نعیم میر صاحب نے اور ہم سب لوگوں نے ایک جس کو کہتے ہیں کمیٹی بنا دی تھی 8 سے 10 آدمیوں کی پورے پاکستان کی سطح پہ. وہاں بات یہ ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ آپ بیٹھ کے ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بنا دیں، کل یا پرسوں، کل اور پرسوں آپ کے ساتھ چیف منسٹر کی میٹنگ کروائی جائے گی. یہ بات طے تھی، لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ ہم نے 2-3 دن سی سی پہ لاہور، ڈی اے جی، آئی جی اسلم اقبال صاحب سے میٹنگ کے بعد اور چیمبر کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ بڑے لڑ جگڑ کے آپس میں ایک اتفاق بھی کرتے ہوئے اس پہ ہم نے بنا کے دیا. لیکن افسوس اس بات پہ ہے کہ مسئلہ تو چاہے آپ نے 4 دن بعد حل کرنا ہے، لیکن ہمارے ساتھ وہ چارٹر آف ڈیمانڈ پہ بیٹھ کے ان کو بات کرنی چاہیے تھی چیف منسٹر کو کہ بھی آپ نے اتنی محنت کی ہے، پاکستان کے تمام گروپ لیڈروں نے، آپ آئیں اور دیکھیں میں نے آپ کی گزارشات کو پرائم منسٹر کو بھجوا دیا ہے. کیونکہ یہ بیسکلی یہ ایگزیمپشن جو ہم نے مانگی تھی، ایگزیمپشن جو ہم نے سر مانگی تھی نا سر، وہ پنجاب سر نجم صاحب ایگزیمپشن جو ہم نے مانگی تھی نا وہ بیسکلی پنجاب گورنمنٹ کے اختیارات میں نہیں ہے. اچھا وہ اس طرح ہے کہ ساس پروگرام کیوں نہیں ہوئی؟ ملاقات یہ مجھے پیغام مل رہا تھا، میں آپ کے واٹس ایپ گروپس میں بھی دیکھ رہا تھا جی سر، کہ آج ملاقات ہونی ہے، صبح کل ہونی ہے. سر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کچھ دوست ایسے کچھ حکومت پہ اس حد تک تنقید اور اس پہ ان کو کریٹیسائز پہ چلے کے بات سن لو. انہوں نے کہا کہ یہ تو اخبارات پریس کانفرنس میں ہمارے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کہیں ہمارے سامنے بیٹھ کے میری بات سن لو، اس طرح کا کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو جائے. اور حالانکہ میری بات سننے، حالانکہ ہم لوگ دیکھیں بات سننے، چاہے نعیم میر صاحب ہو، میں ہوں، چاہے خالد پرویز ہو، ہم چاہتے ہیں دیکھیں ہمارے چھوٹے تاجروں کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کی جائے، ان کے بازو بننا چاہیے گورنمنٹ کو. اور ایسے لوگ میں لیکن پھر آپ کی طرف آ گیا، آپ حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، بیجا تنقید کرتے ہیں، ٹی وی پروگرامز میں جاتے ہیں، پریس کانفرنسیں کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر مختلف جگہوں پہ اس قسم کے پیغامات دیتے ہیں، اور اس میں جو آپ زبان استعمال کرتے ہیں جس قسم کی کرتے ہیں، حکومت کیا تعاون کرے آپ کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں میں تو کبھی آپ کی ذمہ داری آگے ویسے کی صاحب نے پوری کی پوری ذمہ داری جو ہے نا نام لیے بغیر آپ پہ ڈال دی ہے. میں نے کبھی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کیے حکومت کے خلاف. اچھا. میں نے میرا لب و لہجہ بعض اوقات تند و تیز ہوتا ہے اور سخت ہوتا ہے، اور وہ لب و لہجہ اس لیے سخت ہوتا ہے کیونکہ مجھ پر پورے ملک کے تاجروں کا جو دباؤ اور پریشر ہوتا ہے نا، میں اس پریشر کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر آگے اپنے دوستوں تک اپنی بات کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. اور میرے جو لب و لہجے کو یہ سمجھ لیا جائے کہ میں حکومت کے شاید بہت کسی سیاسی موٹیوز رکھتا ہوں یا میرے کو سیاسی عزائم ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے. حکومت پر تنقید کرنا ہمارا حق ہے، حکومت کی ہم پریز بھی کرتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں جب کوئی اچھا کام کرے. بٹ بدقسمتی سے اس حکومت نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں تاجروں کے ساتھ. میں کیا کروں، میں کیسی تعریف کروں؟ یہ سرکی صاحب بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ گزشتہ 2 سالوں میں کیا حکومت نے کوئی ایسا اچھا کام کیا ہے جس پر میں ان کی تعریف کروں؟ بتا دیں نعیم میر صاحب یہاں پہ تعریف کر کے جائیں حکومت کی، آپ کم سے کم 3 پوائنٹ ایسے بتا دیں جس پر تعریف کروائی جائے، ابھی کروائی جائے ان سے. دیکھیں جی ایک بات بالکل جہاں تک گورنمنٹ پاکستان کا تعلق ہے کہ تاجروں کو ریلیف آپ دیتے ہیں بجٹ میں. اس بجٹ میں حکومت کے خلاف 4-5 اسٹرائکیں ہوئی ہیں پورے پاکستان کی سطح پہ، تاجروں نے ہڑتالیں کی ہیں جی. اور پورے پاکستان کے تاجروں نے واحد اسٹرائک تھی، ہڑتال تھی جو لیڈرشپ کے کہنے پہ نہیں ہو رہی تھی، تاجر خود سے اندر سے بجلی کے بل جی کہ گورنمنٹ نے تاجروں کے ساتھ اس میں کوئی نو ڈاؤٹ کہ کوئی اچھا کام بجٹ میں سب سے بڑی بات ہے کہ بجٹ میں ہم لوگ کہتے تھے ود ہولڈنگ ٹیکس کا، لیکن بات پتہ کیا ہے کہ سارے معاملات گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے. آئی ایم ایف، ورلڈ بینک کے نمائندے جہاں بینک نہیں، جو بات گورنمنٹ کے نمائندے تو نہیں، میں سننے یہ بات بالکل سچ ہے جو حق ہے، لیکن جہاں تک حکومت کے خلاف تنقید کا ہے وہ بجٹ میں بالکل جو لوگ ہم کہتے تھے کہ یہ فکس ٹیکس لگایا جائے، گورنمنٹ نے اس کورونا وبا کو دیکھتے ہوئے خود اپنے طور پہ اعلان کیا ہے کہ ہم لوگ فلاں انڈسٹری کو فکس میں لے کے آ رہے ہیں. لیکن اب بات ہو رہی کرونا کی،
اور کورونا جو ہے یہ پوری دنیا میں روز ہزاروں لوگ مر رہے ہیں. ہمیں اپنی اولادوں کی اپنی نسل کو بچانے کے لیے بات سن لیں, ہمیں سیاست سے نہیں کام لینا چاہیے, ہمیں وہ کام کرنا چاہیے, ہمیں وہ کے لیے اچھے کام جو مجھے وہ کام کرنا چاہیے. دیکھیں میری بات سن لیں, وہ کہہ رہے ہیں حکومت کے کاموں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ وقتی طور پہ جی ہاں جی کورونا سے اگر ہم لوگ زندہ ہیں, ہم لوگ بچے تھے, میری بات سن لیں, اگر ہماری بچت ہوگی, یہ ایسی وبا ہے جو ہم لوگ خود بائٹ سے اپنے بچوں کے پاس لے کر. اچھا میرا خیال ہے سرکی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر حکومت نے کل اعلان کر دیا کہ دکانیں کھول کے لوگ جو ہیں وہ اپنا بزنس شروع کر دیں, تو سرکی صاحب جو ہیں وہ تب یہ کہیں گے کہ نہیں ابھی کرونا ہے, میں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے قواعد پر عمل کرنا ہے, حکومت غلط ہے, یہ پریس کانفرنس کریں گے اور یہ دکانیں بند کروائیں گے. میرا خیال ہے میرا بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں. انہوں نے اپنی نسلوں کے بارے میں سوچنا ہے, ظاہر نسلوں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, آنے والے دنوں کے بارے میں. نہیں نجم صاحب اس میں دیکھیں میری بات سے تسلیم نہیں کریں گے, یہ نہیں کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, میر صاحب کی عادت ہے نا کہ وہ ہر چیز نے نہیں ماننا, ہم لوگ اچھے فیصلے مانیں گے, لیکن بات کیسے ہوگا, ادھر بچے مر رہے ہوں گے, مانیں گے. ادھر دیکھیں میری بات سنیں, آپ کی حکومت نے کیا کوئی منڈی نہیں کھولا ہوا, کیا لاہور میں سبزی منڈی 5-6 نہیں کھلی ہوئی, تو پھر کھلوائیں نا. انہوں نے دیکھے ہم نے ان کی میٹنگ میں بھی کہا ہے سر, موقف یہ ہے کہ ایس او پی جو ہے, اگر آپ نے میری بات سنیں, اگر آپ نے لاک ڈاؤن کرنا ہے تو سخت کریں, اگر آپ نے لاک ڈاؤن نہیں کرنا اسی طرح چلنا ہے تو پھر دوسری انڈسٹری کو بھی ایس او پی کے ساتھ ایسے طریقے سے کھولے. میری بات سنیں, ایک دیکھیں بات سنیں, آپ کی ہماری بات میں اختلاف کیا ہے. نہیں ایک بات آپ تھوڑا میری بات سمجھ لیں, میں سمجھا رہا ہوں. بات یہ ہے, میں نے آپ کو یہ کہا شروع میں کے پی کے طرف سے پیغام ملا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو سارا کچھ کر رہے ہیں, وزیروں سے ملاقاتیں اور جس میں یہ ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں, اس میں کوئی فائدے نہیں میرا ٹوپی ڈرامے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ان کا ایک اپنا موقف ہے, ہائی کورٹ میں گئے ان کا اپنا موقف ہے, پریس کانفرنس کے اپنا موقف ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ جیسے کے پی کی والوں نے بات سننے اس کنسٹرکشن انڈسٹری کو کھولا ہے, اپنی دکانداروں کی اجازت دے دی ہے, صوبہ سندھ نے اپنے اس ایس او پی کے ساتھ کہ آپ آن لائن کاروبار کر سکتے ہیں. یہ پاکستان حکومت کی اگر ہٹ نہیں ہے پورے پاکستان میں, اور صرف پنجاب پہ ہی آپ نے لاک ڈاؤن اس طرح کیا ہوا ہے جس میں نہ ہونے کے برابر لاک ڈاؤن ہے. اگر کرنا ہے تو پورے پاکستان کی سطح پہ اس طرح سخت کیا جائے کہ پورے پاکستان کو ایک تو پورے پاکستان پہ سخت کیا جائے. جی سر, جب پروگرام شروع ہوا تھا تو چودھری محبوب علی سرکی صاحب جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں انجمن تاجران پاکستان نیشنل ایکوٹی گروپ صاحب کے, ان کا موقف یہ تھا کہ اس وقت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, اس وقت لاک ڈاؤن ہونا چاہیے. لیکن اب جو پروگرام کے دوسرے حصے کو اس وقت میں بریک کی طرف جا رہا ہوں, تو اس وقت ان کا موقف یہ ہے کہ اگر حکومت سے مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہو سکتا, خیبر پختونخوا کی انڈسٹری کھول دیا تو پھر پنجاب کے ساتھ کیا دشمنی ہے, پنجاب کو بھی کھول دیا جائے. یہ ایک تھوڑا سا مختلف موقف ہے, اسی میں مزید بات کریں گے اس بریک میں. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات ہو رہی ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے, بات ہو رہی ہے عید کے آنے کے حوالے سے, بات ہو رہی ہے رمضان مبارک کے حوالے سے, بات ہو رہی ہے کاروبار کے حوالے سے, ہونا ہے نہیں ہونا, کیا کرنا چاہیے اس وقت. اور حکومت اس وقت نہیں سب کہتے ہیں مکمل کنفیوز ہے, اس کو کچھ پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے, کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے, اور اس وقت تاجروں کی سکت ختم ہو چکی ہے. پروگرام کا آخری حصہ, اشرف مہتاب صاحب کیا ہونا چاہیے پھر اب؟ میں نے تو آپ کو پہلے بات بتائی ہے کہ ایک جو ہے نا, ایک فیصلہ لے لینا چاہیے بیٹھ کے سب لوگوں کو. صحیح, تاجروں کو ساتھ بٹھائے, حکومت ساتھ سارے لوگوں کو بٹھائے جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں, بیٹھ کے ایک فیصلہ لے لیں. فیصلہ لینے کے بعد پھر اس کو اسی پہ جو امپلیمنٹ کروا دیں. اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ جو وزیر اعظم صاحب کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں نرمی کی بات کی جاتی ہے, جو لوگ پکڑے ہیں چھوڑ دیں, ان کو بھی چھوڑ دیں, کوئی کارروائی نہ کریں, اور لوگوں کے ساتھ ڈنڈے سے پیش نہ آئیں. پولیس کو کہا جاتا ہے نرمی سے پیش آئیں. حالانکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو ڈنڈے کے علاوہ سمجھ نہیں آتی, بچوں کو بٹھاتے ہیں, ایک موٹر سائیکل پہ 8-10 بیٹھے ہوتے ہیں, تو باہر نکلتے ہیں جب پولیس پوچھتی ہے. آپ بھی کنفیوز لگ رہے ہیں, لاک ڈاؤن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن تو ہونا چاہیے تھا, جب میری بات جب اب ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اب جب پھیل گئی ہے تو اب لاک ڈاؤن کر لے یا نہ کر لے, جہاں جہاں یہ پھیلی ہے وہ ڈیٹیکٹ ہوگا. تو حکومت کو مشورہ دینا, کوئی مشورہ دے رہا ہوں نا, میں مشورہ دے رہا ہوں کہ جب وقت تھا لاک ڈاؤن کا تو اس وقت لاک ڈاؤن کیا نہیں ہے. جب دہاڑی میں 5-10 کیس آتے تھے, ایک آدھی موت ہوتی تھی,
अब 25 आप देखें पिछले दिनों में 25, 12, 14 लोग 30 तक चला गया, 30 तक भी गए, तो उस वक्त नरमी पैदा कर दी गई है। तो ये फिर कोई, मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे कुछ और ही है, लाजर कुछ और है। अच्छा ये अच्छा फिर अब क्या होगा जी? चूजू का मरबा बनाना चाहते हैं। अब देखें, एक छोटी सी मेरी बात सुन ले, अब ये होटल इंडस्ट्री आप देखें लाहौर के अंदर कितनी ज्यादा इंडस्ट्री है, 400 के करीब छोटे बड़े होटल हैं, और एक होटल के साथ कम से कम 8 से 10 लोग बसा होते हैं। रेस्टोरेंट डालने तो खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए, सीधी बात करें। मैं कहता हूं फिर उनको भी खोलें, उनके साथ भी एसओपी हो सकते हैं ना। होटल के अंदर मुझे खोल दें। अगर एक कमरा है उसके अंदर एक बंदा गेस्ट रह रहा है, तो एक बंदे के लिए तो तीना ही हो गया ना, जितने दिन रहेगा। तो अगर एहतियाती तदाबीर करके रह सकता है, होटल वाले कर सकते हैं। पूरी कौम इस वक्त कंफ्यूज है जी, कोई पता नहीं, समझ नहीं आ रही। सिर्की साहब, अब सूरत हाल ये बन गई कि आप चूंकि इस चीज के हक में थे कि जिंदगियां बड़ी इंपॉर्टेंट है, अहम है, हुकूमत जो इकदाम कर रही है, दुरुस्त कर रही है, लॉकडाउन करना चाहिए और 15 दिन का या 1 महीने का सख्त लॉकडाउन होना चाहिए। नहीं, मीर साहब ने बीच में से नुक्ता निकाला कि आप अगर हुकूमत दुकानें खोल देती है तो आप नहीं खोलेंगे क्योंकि आप लॉकडाउन की पाबंदी के हामी हैं। देखिए, बात सुने, हुकूमत ज्यादा पावरफुल है, हुकूमत हमसे ज्यादा सोचती है। हुकूमत ने पूरे पाकिस्तान के 18 करोड़ अब लोगों की सोचना है। अगर 22 करोड़, अगर हुकूमत ये समझती है कि लॉकडाउन पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के बहुत सारे ममालिक में लोगों ने इसको रिलीफ दे दिया है लॉकडाउन, और वहां कर्फ्यू के हद पाकिस्तान से बहुत ज्यादा सख्त था कर्फ्यू, तो उन्होंने अगर उसको रिलीफ दिया 2-2 महीने के बाद, अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये बात समझती है कि 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद, और पाकिस्तान में इसकी नुकसानात का कम हो गया, हुकूमत अगर लॉकडाउन करती है तो ठीक करती है जी, लेकिन सख्त अगर करे तो पूरा अगर हुकूमत लॉकडाउन करती है तो ठीक करती है, अगर हुकूमत लॉकडाउन नहीं करती, खत्म कर देती है, तो वो भी ठीक करती है। सर देखें, बात सुने, हमने जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया था ना सर, उसमें हमने चार्टर डिमांड हम सर कल को अगर हम लोग ये उनको तासर देते हैं कि आप पूरे पाकिस्तान पे के ताजरों की दुकानें और कारोबार खोल दें, और ये नुकसानात जो हैं, इनकी जो मौत की शरह है वो ज्यादा बढ़ जाती है, तो क्या वो ताजरों पे आएगा? उन्होंने हमारे कहने पे उन्होंने अगर पाकिस्तान खोल दिया, ये बात नुकसान हम अपने सर पे लेने के लिए तैयार नहीं है। सर पे लेने के लिए ये हुकूमत का अपना एक इंडिविजुअली फैसला होगा, और वो पाकिस्तान की ताजर बरादरी के लिए बेहतर सोचती होगी, क्योंकि उन्होंने पूरे क्रॉस दी बोर्ड पूरे पाकिस्तान का देखना है। ये मुझे ये समझ आई है कि सिरकी साहब ये फरमा रहे हैं कि हुकूमत जो है वो हमेशा ताजर बरादरी के लिए बेहतर सोचती है, और ताजर नुमाइंदे जो हैं उनका अपनी ताजर बरादरी के लिए सोचने का ना कोई इख्तियार है और ना कोई ज़रूरत है, और ताजरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, और ताजरों का अपने नुमाइंदों के साथ और नुमाइंदों का अपने ताजरों के साथ ना कोई ताल्लुक है, ना वास्ता है, ना राब्ता है। हुकूमत जो करेगी ठीक होगा, जो हुकूमत करेगी ठीक होगा, ये कोई बात नहीं है। देखिए, मसला ये है कि हमें हुकूमत को गाइड करना है, हमें हुकूमत को बताना है कि कहाँ खराबी है, कहाँ काम ठीक है, कहाँ गलत है। देखिए, कम से कम अपना एक चार्टर ऑफ डिमांड तो देखिए, चार्टर ऑफ डिमांड तो जो है वो अपनी सोच तो रखनी है, हमने अपनी सोच तो देनी है ना। इसका मतलब ये है कि हमारे सर के अंदर जो है ना वो अल्लाह ताला ने दिमाग नहीं दिया, सारा दिमाग हुकूमत को दिया, और वो भी बुज़दार साहब की शक्ल में, तो वो कितना अच्छा और खूबसूरत फहम और फरासत वाला दिमाग होगा, आप खुद ही सोच लें। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, समझना चाह रहा हूँ कि हमें करना क्या है। देखिए, ईद आ रही है, आपको पता है हमारा जो ताजर है वो ईद से वाबस्ता जो बिजनेस होते हैं उनकी तैयारी जो है वो महीनों पहले करता है, ठीक है। अब अगर आज अगर उसके कारोबार को ना खुलवाया गया और उसने वो अपना कारोबार उसका वो फुल फ्लो में और उस स्विंग में ना आया, तो उसको कितना घाटा, कितना नुकसान होगा और वो कितना मकरूज हो जाएगा, इसका अंदाजा है किसी को नहीं है। फिर आप एक और बात का अंदाजा करें और उसको समझें कि बाज़ कपड़े, बाज़ जूते, बाज़ चीज़ें होती हैं जो मौसम और फैशन जो होते हैं वो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, मौसम के साथ बदलते रहते हैं। अगर आज वो चीज़ें जो हैं जो बनवाई गई हैं जो नहीं बिकेंगी, तो हो सकता है अगले 2 महीनों बाद दूसरा एक और भी है ना, हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। आज आप ईद के लिए बाजारों को खोल दें और जो बाजारों के अंदर ईद का रश होता है, और अगर आप उसको लिमिटेड टाइम भी कर देते हैं कि हम पूरे दिन, देखिए आप लिमिटेड टाइम क्यों करते हैं, 24 आवर कर दें। मैं तो यहाँ तक इस हद तक हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो ये कहे कि जी तमाम दुकानों को 24 घंटे खोल दें, और 24 रिटेल शॉप्स की मैं बात कर रहा हूं, मैं होलसेल की बात ताजर बरादरी के मैं होलसेल का जो बिजनेस होता है ना हमारे मुल्क के अंदर, वो मगरिब तक वैसे ही वाइंड अप हो जाता है। आप कह रहे हैं बाकी दुकानें जो रिटेल बिजनेस है जहां पे पब्लिक ने उसको 24 घंटे खोल दिया, देखिए बात सुन नजीम साहब, हमने पूरे पाकिस्तान के ताजरों ने
4 ट्रेड को उनको लिख के दिया था। अगर ताजरों में इतनी पावर, इतनी फैसला मनवाने की ताकत होती, जिसमें एक कार डीलर फेडरेशन थी पूरे पाकिस्तान की सतह पे, जूलर था, इलेक्ट्रॉनिक्स है और रेडीमेड गारमेंट्स थी। ये वो लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान पे हमने उनको कहा था ये इनको ऑन कर दें, ये एक एक आदमी सारा दिन इनके पास आता है और ये फांसी तदाबीर के साथ कारोबार करेंगे। लेकिन क्या उन्होंने हमारी उस चार्टर ऑफ डिमांड पे हमारी वो उन्होंने उस पर तस्लीम किया? नहीं किया। उन्होंने कहा जी हुकूमत के साथ यार हुकूमत बेहतर समझती है। देखें, हुकूमत बेहतर समझती है कि जब नुकसानात की शरह नीचे जाएगी पूरे पाकिस्तान की सतह पे और हमसे ज्यादा मालूमात उनके पास है तो वो इसको बेहतर समझ के इसको ऑन कर देंगे। चौधरी महबूब अली सिरकी साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मित साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन प्रोग्राम का इख्तिताम सिर्फ ये है कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, किसी तरफ कुछ वाज़ेह नहीं है। ताजरों के अपने मुतालबात हैं जो अपनी जगह पर वज़नी हैं, डॉक्टरों के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन आगे तो बढ़ना है, चलना तो है, खड़े तो नहीं हो जाना, बैठ तो नहीं जाना, कुछ ना कुछ तो करना है, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना है। इस बारे में ज़रूर सोचें। अल्लाह हाफ़िज़।